हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर में चर्चा को आगे बढ़ाना है। चैप्टर डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो बात बड़ी सिंपल सी ये है कि शुरू में ना कॉम्प्लेक्सिटी हर दिन बढ़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना बेटा, उसके बाद आपको लगेगा कि अब मुझे ना क्या हो गया, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है, अब मुझे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा। ठीक है जी। फिलहाल कंसेप्ट इतने हैं कि मैंने आपको कल बता दिया कि 5-4 लेक्चर लग जाएंगे पहले चैप्टर को खत्म करने में, दूसरे को 15 लेक्चर लगेंगे। ठीक है जी। कुछ दिन तक कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहेगी, 7 से 8 दिन कम से कम। उसके बाद कहीं रिलैक्स होना शुरू करेगा ये चैप्टर। ठीक है जी। सब सामने देखते हैं बेटा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने टोटल 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनानी है। अकाउंट के नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा, जब भी हम ये बनाएंगे इसके नीचे एक बात लिखेंगे। बताओ जी, इसके नीचे क्या लिखूं? जल्दी से बताओ, इसके नीचे क्या लिखूं? फॉर द पीरियड, for the period starting from 1st of April of current financial year to next 31st of March। बेटा, मेरा अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो तो मैं ऐसे लिखूंगा। कल मैंने ना आपसे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद कहा था इसका मतलब पता है आपको, और मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा जरूर इसका मतलब। तो बेटा, बढ़िया ठीक टाइम आ गया कि मैं इसका मतलब समझा सकूं आपको। सुनना बेटा, अभी इसी अकाउंट में मैं यहाँ पर नेट परचेसेस लिखूंगा, अभी इसी अकाउंट में यहाँ पर नेट सेल्स लिखूंगा, अभी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा, जिसमें मैंने 8 खर्चों की लिस्ट बनाई है। आप मतलब समझ रहे हो बेटा? बाबू, ये सारी की सारी परचेस इस एक साल की है। ये मतलब निकलता है बेटा इस स्टेटमेंट का कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक मैंने जितनी भी सेल्स करी वो यहां लिखनी है, जितनी भी परचेस करी वो यहां लिखनी है। इस साल में जितने भी डायरेक्ट खर्चे करे वो लिखने हैं यहां पर। पहला पहला दिन कौन सा फाइनेंशियल ईयर का? 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 23 को जितना स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक लिख दो। 31 मार्च 24 को आखिरी दिन जो क्लोजिंग स्टॉक था वो लिख दो। ये मतलब है बेटा इस बात का। तो उत्तर सामने देखना जी, बस बिल्कुल चुप। प्रणित, बहुत मस्ती ने बेटे तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है तो। बेटा, मैंने बताने की कोशिश करी इस अकाउंट में अगर मैं परचेज लिखता हूं तो कौन से लिखता हूं, सेल लिखता हूं तो कौन से लिखता हूं। जो भी पीरियड के लिए, जो भी पीरियड के लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, उस पीरियड के बेटा सारे खर्चे ऑन द डेबिट साइड, सारी इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, कल मैंने टोटल आपको बताया था इस अकाउंट में 5 ही बातें हैं। फॉर्मेट सबको क्लियर है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा, टोटल 5 बातें हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहली आइटम यही लिखना। क्वेश्चन में किसी भी सीक्वेंस से दियो, मैं चाहता हूं इसी सीक्वेंस से आप 5 बातों को लिखें जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद पीयूष, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? डेबिट साइड। उसके बाद नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब बेटा क्लियर होना चाहिए, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। जब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है तो कैलकुलेट होता है बेटा नेट परचेजेस। और बेटा, मैंने कल एक बात बोली थी, नेट वर्ड अगर लग जाए ना किसी चीज से पहले तो समझ लेना बेटा उस चीज में कुछ माइनस होगा। नेट परचेज, परचेज से पहले आपने वर्ड लगा दिया नेट, परचेज में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, बिना उसके नेट निकलेगा नहीं। ये बेटा जिंदगी में कहीं पे भी फंडा लगा के देख लेना, कहीं पर भी हमेशा ऐसा होगा। तो वो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट सेल्स। सिंपली मींस सेल्स लिखो इनर कॉलम में, माइनस कर दो इसमें से सेल्स रिटर्न, जो कैलकुलेट होकर आएगा वो है बेटा नेट सेल्स। ऐसे ही बेटा क्रेडिट साइड में एक और आइटम हम लिख रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा डेबिट साइड में हम एक और आइटम लिख रहे थे जिसका नाम था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल मैंने इस पे स्टार लगा दिया था
और बेटा 8 टर्म्स मैंने क्लियर की थी। बेटा अभी ना कल से हम शायद या कोशिश करते हैं आज से पी एंड एल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे बेटा, बिल्कुल इसके टोटल के तुरंत नीचे एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, यहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगे पी एंड एल अकाउंट बनाना। बाबू डेबिट साइड मेरी सारे खर्चे बताती है, खर्चे लॉसेस। क्रेडिट साइड मेरी इनकम और गेन्स बताती है। अब खर्चे तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखने हैं और खर्चे मैं बेटा पी एंड एल अकाउंट में भी लिखने लगूंगा। तो बेटा कैसे डिफरेंशिएट करो इनके खर्चों को, क्या फर्क है ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चों में, क्या फर्क है पी एंड एल अकाउंट के खर्चों में। बेटा इनके खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, पी एंड एल अकाउंट के खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, ये सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं। बेटा ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। मैंने कहा था 3 बातें बिल्कुल डिटरमाइन कर, ये 3 बातें कही थी बेटा। बाबू उसके बाद मैंने 8 खर्चों की लिस्ट बना दी थी। सबसे पहले नंबर पे हमने शायद खर्चा लिखा था फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री के खर्चे, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं शायद खर्चा लिखा था सेकंड नंबर पे वेजेस, तो शायद थर्ड नंबर पे लिखा था मैंने। सेकंड नंबर पे कौन सा खर्चा लिखा था? अच्छा कोल गैस पेट्रोल डीजल, फिर वेजेस लिखा होगा, फिर वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा। देन मैंने शायद ऑक्ट्रॉय की बात करी थी, फिर मैंने शायद कैरेज और फ्रेट की बात करी थी, कैरेज फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, ये सारी टर्म एक जैसी है बेटा, ठीक है जी। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी 7th नंबर पर, 8 नंबर पर डॉक चार्जेस, इतना लिख लिया था, ठीक है जी। 9th टर्म मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखने का समय दूंगा आखिरी के 5-7 मिनट, अभी सब समझने पे ध्यान दे बेटा। 9th टर्म में एक टर्म आएगी स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स कंज्यूम्ड। अगर ये पेपर में डायरेक्ट दियो तो बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट खर्चा सीधा चिपकाओ। ज्यादातर देखा गया कि पेपर में अगर मुश्किल करना हो तो बेटा ये डायरेक्ट गिवन नहीं होती, इसको निकालना पड़ता है मेहनत करके। और वो कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स प्लस परचेज ऑफ स्टोर्स, परचेज ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स। बेटा अगर आपको कभी स्टोर्स कंज्यूम निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। अगेन भाई पर्पस बिल्कुल रटवाना नहीं है, आराम से समझा देता हूं बेटा इस चीज को। किसी को स्टोर कंज्यूम क्या क्यों बोलते हैं, वो स्टोर्स है क्या पहले तो ये समझो। वो मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं कंज्यूमेबल्स, कोई भी नहीं बोलता होगा शायद, कोई किताब भी नहीं लिखती ऐसा, पर बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें हमने सीखी हैं हायर लेवल पर जाकर, इससे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं बेटा? जो बेटा कंज्यूम हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कंज्यूम हो गए। जैसे कि बेटा मशीनरी अगर ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है तो हम ग्रीसिंग ऑयलिंग देते हैं, सेम चीज आप भी करते होंगे, आप मोटर व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कई बार बेटा हम क्या करते हैं, ऑयल का थोड़ा सा पोर्शन अगर हमें लगता है चैन में से आवाज आ रही है तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं बेटा, या सर्विस पे देते हैं तो बेटा जो सर्विस मैन है वो ऑयलिंग करके देता है, ठीक है जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, साल में करें, 6 महीने में करें, जब याद आ जाए तब करें, करते तो है। अच्छा कहाँ जाता है ये ग्रीसिंग करते हैं, कहाँ जाती है भाई? पता ही नहीं लगता, कंज्यूम हो जाती है बेटा मशीन के चलते चलते, बाइक के चलते चलते, होता है ऐसे ही होता है बेटा। इसी को बोलते हैं स्टोर्स कंज्यूम। क्या पैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है बेटा, अगर ग्रीसिंग ऑयलिंग पे भी पैसा खर्च रहे हो। देखो ऑर्गेनाइजेशन में हजारों में मशीनें हो सकती हैं, कुछ 100 मशीनें हो सकती हैं, वो ग्रीस ऐसे नहीं खरीदते 1 किलो, ड्रम खरीद के लाते हैं 20-20 40-40 किलो, ठीक है जी। आपको आइडिया नहीं है पर मैं बता देता हूँ, एक पोजीशन होती है बेटा गैंग बॉस, पढ़ोगे 12th क्लास में। गैंग बॉस का काम होता है बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन में 9 बजे आता है, अगर सारी फैक्ट्री 10:30 चल रही है तो प्राइमा फेशिया सारे टूल्स और इक्विपमेंट को रेडी करता है फॉर ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आएगा, सारे मशीन और टूल्स को रेडी करेगा ऑपरेशन के लिए, सबको ग्रीसिंग ऑयलिंग देगा सुबह आते ही। समझ में आ रही है बात? और जाते कहाँ ये बेटा, जैसे जैसे मशीन चलती रहती है पता भी नहीं लगता कहाँ गए, पूरे दिन भर में खत्म हो जाते। खर्चा है
फैक्ट्री का खर्चा है, मशीन कहां चलाओगे भैया? फैक्ट्री का खर्चा है या ऑफिस का? फैक्ट्री का खर्चा है, कहां दिखाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखा। अब रही बात इस फॉर्मूला को समझने की, समझ लेते हैं। बेटा जब साल शुरू हुआ आपके पास ग्रीस या ऑयल का कोई स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक पता ही है सबको किसको बोलते हैं, साल के पहले दिन जो होता है। बेटा मेरे पास ना 2 kg ग्रीस थी, ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हुई। बेटा साल भर में मैंने 40 किलो और खरीद ली। कितनी होनी चाहिए? पहले दिन 2 किलो थी, 40 किलो और खरीद ली, पूरे साल भर में परचेज कर ली स्टोर्स की, 42 किलो होनी चाहिए। कहता है जब साल खत्म हुआ तो सिर्फ 1 किलो ही पड़ी हुई है। तो बेटा कोई मुझसे पूछे कि बाकी कहां गई, बेटा कंज्यूम हो गई। बच्चे इसको भी रट रहे होते हैं फॉर्मूला, हाय कितना मुश्किल। यही बात मैं समझा रहा हूं। उसने पूछा कितनी स्टोर कंज्यूम्ड हो गई, कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला बनाया। जब साल शुरू हुआ तो 2 किलो थी, पूरे साल भर में 40 किलो खरीदी, आखिरी दिन 1 किलो बची। भैया मेरी तो कैलकुलेशन कहती है 42 किलो होनी चाहिए, आप कह रहे हो 1 किलो बची, तो 41 किलो कहां गई? कंज्यूम हो गई बेटा, फैक्ट्री नहीं कंज्यूम हुई मेरी। और जो भी 41 किलो की कॉस्ट है वो मेरा खर्चा है, और फैक्ट्री चलाने का खर्चा है। कहां जाते हैं ये खर्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं बेटा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? कोई रटने वाला पोर्शन तो है ही नहीं बेटा, समझने वाली सारी बात है। इतनी क्लियर तो आगे बढ़ जाए, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू अब मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर दी। इससे ज्यादा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आ सकते मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, कोई नया मिलना नहीं चाहिए। बाबू अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा एनहांस करते चलते हैं। बेटा कई बार पेपर में टर्म गिवन होती है आपको, एडजस्टेड परचेसेस। एडजस्टेड परचेसेस ये किसके बराबर होती है? बेटा एडजस्टेड परचेसेस हमेशा बराबर होंगी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा अगर क्वेश्चन में कभी भी एडजस्टेड परचेसेस गिवन हो तो ध्यान रखना मेरी ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाइन का बनेगा, बस 2 ही लाइन का। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं समझना। एक क्वेश्चन है, मुझे सीधा एडजस्टेड परचेज दी, मैंने बताया एडजस्टेड परचेज 3 चीजों के से मिलकर बनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सब सामने देख रहे हैं बेटा, मैं यहां से बात को क्लियर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं चीजें मैं आपके लिए आसान करूं, मुश्किल नहीं। फॉर्मूला रटवा भी दूंगा तो क्या कुछ दिन में भूल जाओगे, रटी हुई चीज है ना, समझी हुई चीज मैं बोलने नहीं दूंगा। आओ जी बेटा एक बात बताओ, ये डेबिट साइड है, सब मानते हैं बात को। लेफ्ट हैंड साइड किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड होती है एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 चीजें दिखाई और राइट हैंड साइड में 2 चीजें दिखाई। अगर कोई चीज बेटा डेबिट है, अगर कोई चीज डेबिट है और मैं उसको क्रेडिट साइड दिखाना चाहूं, प्लीज सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, ये बात बेटा आगे तक काम आएगी पूरी जिंदगी। कोई चीज डेबिट है और मैं उसको क्रेडिट साइड दिखाना चाहता हूं, क्या मैं दिखा सकता हूं? बेटा बिल्कुल दिखा सकता हूं, साइन बदल देना। अगर कोई चीज डेबिट में ही दिखाई जाती है, मैं अगर उसको क्रेडिट में दिखाना चाहता हूं, दिखा सकते हो, माइनस कर देना लेकिन जब क्रेडिट में लेके जाओगे, क्योंकि वो चीज डेबिट है। क्रेडिट साइड दिखा तो सकते हो पर माइनस में दिखाना पड़ेगा। आप अगर इस बात को नहीं समझ पाए अभी भी, बेटा थिंक वंस अबाउट परचेज रिटर्न, एक बार सोचो तो सही परचेज रिटर्न के बारे में। दुनिया की सारी परचेज जर्नल एंट्री याद करो डेबिट होती है, दुनिया की सारी परचेज। व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? अगर परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। मैंने क्रेडिट में दिखाई परचेज रिटर्न, डेबिट में दिखाई माइनस करके, डेबिट में दिखाई माइनस करके, दिखाई दे रहा है बात? मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, थॉरो एनालिसिस, जिन चीजों को आपने रटी है वो भी सब क्लियर कर रहा हूं। रटी तो लिया था कल बाबू। व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न? दुनिया की सारी सेल्स क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट होती है। डेबिट में दिखाया मैंने सेल रिटर्न को, क्रेडिट साइड दिखाया, लेकिन अगर क्रेडिट साइड दिखाना उसकी शर्त क्या है? साइड, फिर साइन बदल दो बेटा, मैंने माइनस करके दिखाया। ये बात समझ में आ रही है अभी तक? पक्का से?
अच्छा फर्ज करो कभी मेरा मन करे कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड दिखा दूं, कैसे दिखा सकता हूं? माइनस करके। पक्की बात, अभी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अच्छा मैंने मान लो क्लोजिंग स्टॉक को यहां दिखा दिया माइनस करके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ध्यान रख लेना बेटा, मैं माइनस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है अकाउंट्स में कि ये फिगर माइनस में। पूरी 12th के लिए बात है ये, और अब से 11th के लिए भी बात है। जब मैंने ब्रैकेट में लिख दी फिगर, इसका मतलब क्या है? ये फिगर माइनस में है। ठीक है, अकाउंट्स में ऐसे नहीं लिखते -50,000, -50,000 ऐसे लिखते हैं। क्लियर वाली पुत्र? अभी आप सबने मेरे को बताया कि मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है तो मैं माइनस में दिखा सकता हूं कि नहीं दिखा सकता? डेबिट साइड में दिखा सकता हूं बेटा। दिस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे ही बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। यानी कि अगर क्वेश्चन ने आपको सीधा एडजस्टेड परचेजेस दे दी तो इसका मतलब है ये तीनों दे दिए। यहां लिखना टू एडजस्टेड परचेजेस। मैंने क्या बोला, कितनी लाइन का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट? 2 लाइन का। क्यों? एक एडजस्टेड परचेज, क्रेडिट साइड में नेट सेल्स, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस। बस डेबिट साइड में 2 ही खर्चा आ सकता है, क्रेडिट में 1 ही इनकम आ सकती है। सब पैकअप हो गया, क्योंकि 3 चीजें तो एक ही वर्ड में समाई हुई है, एडजस्टेड परचेज में ही समाई हुई है 3 चीजें। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी मैंने ये बात। आगे बढ़ चल बेटा। आपको ये तो पता लग रहा होगा ना आने का मतलब क्या है इस चैप्टर में? ना आने का मतलब क्या है ये तो पता लग जाएगा। एक ही दिन में वॉट लगा सकता हूं मैं, एक ही दिन में। अगर मैं वीडियो ना शेयर करता ना कल भी उन बच्चों को, तो आज सिर्फ शक्ल ताक रहे होते। मैंने रिवीजन भी जानबूझ के किया शुरू के 10 मिनट का। मैंने सीधा एडजस्टेड परचेज टर्म लिखनी थी आज, पहली टर्म ही मेरी ये थी। भाई छुट्टी की ना जगह नहीं है चैप्टर में, मैं सच बता रहा हूं। छुट्टी मारोगे परेशान हो जाओगे बेटा। मैं एक और टर्म लिख रहा हूं, टेक्निकलिटी का लेवल और बढ़ा रहा हूं, क्योंकि नुकसान तो पूरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। टर्म का नाम है कॉप्स। मैं तो कह रहा हूं कितना प्यारा नाम। आप अपने घर का नाम रख लो 2 दिन के लिए, कितना अच्छा लगेगा सुन के। कॉप्स बोलना कितना अच्छा लगता है, बोलो कॉप्स। बढ़िया लग रहा? बढ़िया लग रहा ना? किस पड़ोसी का नाम रख दियो बेटा। नाम है कॉक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉक्स को, थोड़ा सा ये समझते हैं। वैसे फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी मतलब बताऊंगा, रखना नहीं बाबू। कॉक्स का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें और इसमें फर्क है किसी चीज का? कंपैरिजन कर सकते हो। किस चीज का फर्क है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, है ना? आओ जी एनालिसिस शुरू। एक काम करते हैं बेटा, मैं एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देता हूं आप सबकी डिजाइन की हुई फिगर से। ठीक है जी, और फिर इस टर्म को क्लियर कर देते। ठीक है जी। सबका नंबर आएगा तो 2-4 का तो आएगा ही आएगा फिगर्स बताने में। जो तुम फिगर कहोगे मैं वो लिखूंगा। ठीक है जी, ताकि बाद में ये ना लगे जी आपने अपनी फिगर से कुछ ना कुछ सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो आपकी मर्जी की फिगर। ठीक है जी। बाबू मैं ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहता हूं, कोई भी बेटा फिगर ऐसे ना बताए 45,680। ये काम नहीं करना। आखिरी में कम से कम 2 जीरो 3 जीरो दिखे तो ज्यादा अच्छा। कुछ थाउजेंड्स में फिगर बतानी है, कुछ हजारों में ओपनिंग स्टॉक की फिगर बतानी है। गौरी अब बताओ कितने हजार लिखो? 50,000 लिखो। लो जी, मैंने 50,000 रुपए लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक यही कहा था, 53 कहा था। अरे भाई ये ना लगे कि मैं अपनी मर्जी से कर रहे कुछ भी। लो भैया लो, तो हम 53 लिखेंगे हम। ठीक है जी, 53,000 रुपए। मुझे इसके बाद नेट परचेजेस लिखनी है, मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेजेस लिखनी है मुझे, मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न।
कुछ लैक्स फिगर बोल परचेज किया। यार बेवकूफ बनती, 51 लाख सेकंड डाल रहा है यहाँ पे, लो जी 51 लाख, तेरा 51 लाख लिख दिया मैंने। हार्दिक भाई परचेज रिटर्न कुछ लैक्स में, मतलब 9 लाख से कम कम कोई भी फिगर, 5 लाख। लो जी बेटा 5 लाख रुपए मैंने लिख दिया, लिखने का तरीका सीख लो, ये देख रहे हो माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं बेटा, यानी कि ये 46 लाख रुपए की परचेज बन गई। अब बेटा क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं सेल्स, और सेल में से माइनस करूंगा मैं सेल रिटर्न, यानी कि नेट सेल्स लिखूंगा। स्पर्श, दोनों स्पर्श का नंबर आएगा, ठीक है जी। सेल की फिगर बता बाबू, जो परचेज की फिगर से ज्यादा हो, कुछ ज्यादा हो, बता भाई, तो ही बता दे, टकरा था पहले 83, ठीक है जी, 83 लाख रुपए लिख देते हैं जी। सेल रिटर्न की फिगर इससे ज्यादा हो लेकिन 10 लाख से कम, 9,70,000, 80,000, 990, ले बाबू 73,10,000 फिगर बाहर आ गई मेरी, ठीक है जी। आयुष भाई क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बताओ जो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो पर 1.5 लाख से कम ही, 55, ठीक है जी 55 लिख देते हैं। अब वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस की फिगर लिख देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस की फिगर जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा हो, मतलब 55,000 से ज्यादा हो और 5 लाख से, कोई भी फिगर जो आपकी पसंद, टूल है एग्जैक्टली टूल है, ठीक है 2 लाख रुपए बेटा। 5 आइटम आ सकती थी, 500 आ गई। बैलेंसिंग करते हैं हम इसके बाद, कल सीख रहे थे हम बेटा, कोई भी अकाउंट हो बैलेंसिंग के बिना बंद नहीं हो सकता बेटा। बैलेंसिंग करेंगे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, और हाईएस्ट दिखाई दे रहा है मुझे कि बेटा इसी साइड का टोटल है बेटा। 73,65,000 हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, 73,65,000, ठीक है जी। मैंने बेटा जीपी कैलकुलेट कर दिया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, यहां हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ, 25,12,000, ठीक है जी। अब आराम से बातें सुनना बेटा, क्या बताता है मेरा कॉक्स। ओपनिंग स्टॉक मैंने 53,000 माना, नेट परचेसेस 46 लाख, नेट परचेसेस 46 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस शायद एग्जैक्टली 2 लाख रुपए थे, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 55,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000 रुपए। एक बार कॉक्स की फिगर लिख देता हूं और फिर बेटा मेरी चर्चा शुरू। 48 लाख, 47,98,000, ये कॉक्स है। मतलब समझते हैं कॉस्ट क्या बताता है बेटा। नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आप बेच रहे हो, जो गुड्स आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी है। सर अच्छा एक बात बताओ, दुकान पे मैं एक चेयर या 500 की बेचता हूं, मुझे भी 500 की बड़ी होती है, मेरी कॉस्ट तो कुछ और होती है ना, मैं वही निकालने जा रहा हूं, मेरी क्या कॉस्ट पड़ी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने मार्केट में बेचा उसकी कीमत आपको क्या पड़ेगी। बात समझ में आ रही, मतलब क्या, ठीक है बेटा। जब साल शुरू हुआ मेरे पास 53,000 रुपए का सामान था, जब साल शुरू हुआ मेरे पास 53,000 का सामान था, मैंने 46 लाख का सामान और खरीद लिया, और इस सामान को खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए के खर्चे करे, यानी कि मोटा मोटा इस सामान मुझे 48 लाख का पड़ा। 48 का सामान खरीदा, 53 का शुरू में पड़ा हुआ था, 48,53,000 का सामान मेरी दुकान पे आ गया। कहता जब साल खत्म हुआ सिर्फ सामान 55,000 का बचा। भैया मेरी तो कैलकुलेशन कहती है 48,53,000 का सामान होना चाहिए, कितने का बचा, सिर्फ 55,000 का, तो बाकी कहां गया बेटा, बाकी बिक गया, यानी कि मैंने कितनी कीमत का सामान बेच दिया। मैंने जो सामान बेचा उसकी कीमत
मेरे हिसाब से 47,98,000 थी। कितना आसान कंसेप्ट है यार, कौन रटेगा इसको। हाथ रख के रट्टा मार रहे होते हैं। कॉक्स का फॉर्मूला, जब साल शुरू हुआ 53,000 का सामान था। ऐसा होता है ना, सारा बिक जाता है 31 मार्च को। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? आप 31 मार्च को रात को 8 बजे निकले, कन्फेक्शनरी शॉप, अंकल चिप्स खत्म, लेस दे दे खत्म, कोल्ड ड्रिंक खत्म, कह रहा दिख नहीं रहा, पूरी दुकान खाली पड़ी, सारा बेच दिया। 31 मार्च है ना, सब खाली। ऐसे होता है? कुछ नहीं होता अगले दिन 1 अप्रैल को। बेटा जब मेरा साल शुरू हुआ, कुछ ना कुछ दुकान का सामान होगा, 53,000 का सामान था। साल भर में बेटा और खरीद लिया 48 का, मतलब 46 का खरीदा, 2 लाख खरीदने के खर्च। 48 लाख रुपए का मुझे ये पड़ा। 53 का और था, 48 लाख 53 का। जब साल खत्म हुआ 55 का ही बचा, तो बाकी कहां गया? बाकी बिक गया। वो बात अलग है कि बिका 73,10,000 में। 47,98,000 का बड़ा, 47,98,000 का बेच दिया। वो बात अलग है कि बेचा मैंने बहुत महंगा, 73,10,000 रुपए में। मुझे तो कीमत 47-98 बड़ी हुई थी, मैंने एनहांस कर दी थोड़ी सी बात। ठीक है जी, बात समझ में आई? पहुंच पाया सब तक? ठीक है जी। मुझे क्या कीमत पड़ी थी, कॉक्स ये बताता है, और सेल ये बताती है कितने रुपए में बेचा आपने। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर थोड़े से समझदार हो तो मैं इसको किसी और तरीके से भी लिखना चाहता हूं। मुझे लगता है मेरा एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। अगर मैं चाहूं तो इसको बहुत 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 आसानी से सेल्स माइनस जीपी भी लिख सकता हूं। पहले एक बार सेल्स माइनस जीपी कैलकुलेट करते हैं, आता क्या है। ये रही सेल्स, मतलब नेट सेल्स माइनस जीपी लिखूंगा बेटा, और ये रहा 25,12,000। ये बेटा कैलकुलेट कर लो, 47,98,000 ही आएगा। मैं सेल्स माइनस जीपी भी लिख सकता हूं। और अगर आप समझदार हो तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैथ्स थोड़ी सी ठीक थी तो मैथ्स का यूज कर लिया। दिखा देता हूं नमूना कि क्या करा मैथ्स का यूज। बेटा मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में लेके जाऊंगा। ठीक है जी, मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर लेकर गया फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला क्या कहता था कॉक्स का? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉक्स। ठीक है जी, ये चारों चीजों से मिलकर ही तो बना है कॉक्स। 3 प्लस में और क्लोजिंग स्टॉक माइनस में, है ना। अगर इक्वेशन की एक तरफ ये 4 चीजें हैं, मेरे पास बचता क्या इसके बाद? नेट सेल्स और जीपी। मैं जीपी को इधर ले आया, इधर लाऊंगा तो कैसे आएगा? माइनस में आएगा। मैंने वही फॉर्मूला बना दिया, नेट सेल्स माइनस जीपी। अगर ये 4 बराबर है, अगर ये इधर आ गया तो ये 2 भी तो बराबर है। बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस वाली मैथ्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर और समझदार हो तो एक फॉर्मूला और बना देते हैं। बच्चे कह रहे इतने तो थे भी नहीं, हम जितना बना दिया आपने। बेटा इससे मैं लिख सकता हूं कि नहीं, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। बेटा जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो बाय डिफॉल्ट इधर ही लिखा होता। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट ना होता, ग्रॉस लॉस ही होता तो इधर ही तो लिखा होता। अब समझदार हो, ये क्लोजिंग स्टॉक में इधर लिखा माइनस में, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये कॉक्स है। इस तरफ की इक्वेशन बैलेंस, इस तरफ कैसे बैलेंस होगा? अगर सेल्स और ग्रॉस लॉस को मिला दो तो ही तो बराबर होगा। तो सारे मामले बनाए गए हैं भैया, कुछ भी कोशिश ना की जाए रटने की। आई होप कॉक्स का मतलब क्लियर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? अभी तो चमत्कारी बातें बताई नहीं मैंने, इसमें और आने वाली है चमत्कारी बातें। जो मुझे सीए में पता लगी थी, एक तो ऐसे बता दो ना चमत्कार हो गया भैया, मजा ही आ गया। चलो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिगर्स देता हूं, सब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, फटाफट से पहला एग्जांपल लिखेंगे आज का पहला एग्जांपल। चलो बाबू चलो, लिखो फटाफट से मेरे साथ साथ पहला एग्जांपल।
एक काम करो, आपने ये भी नोट डाउन नहीं किया ना कुछ भी? बाबू एक काम कर रहे हैं, सुनो, सिर्फ 9th पॉइंट लिखेंगे, स्टोर्स कंज्यूम इतना सा, और उसके बाद दो फॉर्मूला ये लिखेंगे, ठीक है जी। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो मैंने सिखाया एडिशनल, बस इतना सा लिखना है। पहले 9th टर्म लिखो जल्दी से, एक एक मिनट दोनों के लिए। बेटा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरे साथ साथ सब नोट डाउन करेंगे। पहली ट्राई आपकी होगी, आप ही ट्राई करेंगे इसको। चलो जी स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए विद फॉर्मेट, ठीक है जी। स्केल से मत खींचना लाइन, स्केल के बिना खींच लो, लेकिन फॉर्मेट चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर लिखा हुआ चाहिए फॉर द फाइन फॉर द पीरियड। अगर मैंने पीरियड नहीं बताया तो डैश 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 डैश। जल्दी से स्टार्ट हो। चलो जी बेटा, कैसे बनाया आपने ट्रेडिंग अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक 60,000 दिखा दिया, ठीक है। नेट परचेजेस डायरेक्टली गिवन है, जिसका मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेजेस दिखा दी 8,20,000 की। सेल्स गिवन है, नेट सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। सेल्स दिखाई होगी इनर कॉलम में 10,60,000, माइनस करी होगी रिटर्न। अब कौन से रिटर्न माइनस करनी थी आप सोचो, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट? सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। कौन से रिटर्न माइनस होनी थी? 90,000। कौन से रिटर्न माइनस होनी थी पुत्र, क्या हो गया तुम्हें? 90,000। ये माइनस किया होगा तो आया होगा 9,70,000 रुपए। कैरेज ऑन सेल जिसने दिखाया मां बेवकूफ, जिसने भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया भाई साहब, मैंने बताया था वहां फ्रेट या कैरेज लिखा हो, फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड लिखा हो, और साथ में लिख के दिया था कैरेज ऑन परचेज। सेल के खर्चे कहां जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाते। ये भी रिकॉर्ड नहीं करना था। किस किसने दिखाया? अरे एक ने दिखाया, इतनी ईमानदारी। चलो कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए। इस साइड का टोटल 10,50, 10,50 में से 880 माइनस किया होगा, 1,70,000 का जीपी आ गया होगा, ठीक है जी। कितनों का ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब चक मार रहे हैं। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क, ठीक है। रखते आज के लिए इतना नहीं है प्यारे बच्चों, बाय।